अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। रियासत मदीना के अलमबरदार जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है और ये ट्वीट किया गया है बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को होने वाले एक जुर्माने पर, जो उन्होंने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर उनको किया गया। 100 पाउंड का उनको जुर्माना किया गया क्योंकि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी गाड़ी में बैठते हुए, और गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने भाई साहब ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिस पर उनको 100 पाउंड का जुर्माना कर दिया गया। और इमरान खान साहब ने उससे इंस्पायर होकर एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उनका यह कहना था, ये कानून की हुक्मरानी है जो खुशहाल को गरीब अकवाम से मुमताज करती है और इससे कोई बालातर नहीं। एनआरओस, ना कब्जा ग्रुप और ना ही किसी ताकतवर के मुतालिक सच्ची ट्वीट पर ज़ेरे हिरासत तशद्दुद, क्योंकि निज़ाम इंसाफ कमज़ोर का तहफ़्फ़ुज़ करता है। रियासत मदीना की असास भी अदल व इंसाफ पर उस्तवार थी। यह कहना है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब की ये बात तो बजा तौर पर दुरुस्त है, लेकिन रियासत मदीना मुबैना तौर पर बनाने वाले दावेदार की असल हकीकत इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो कहते हैं ना जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इमरान खान साहब का जो सियासी बयानिया है बिल्कुल वो इस ज़रबुल मिसल पर पूरा उतरता है। नहीं यकीन आता तो आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा जिससे ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, और वो भी आज की। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट अब से तकरीबन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे तकरीबन 10 घंटे पहले किया, और उसके बाद तकरीबन अब से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक पर अपने ही एक मुकदमे में वो शरीक हुए जहां पर उनके मुखालिफ फरीक के वकील ने उनके ऊपर जरा की। मामला है 10 अरब रुपए के हर्जाने का, जो इमरान खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान ये वाला केस चल रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर ट्रस्ट हॉस्पिटल की ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर इस बात को उठाया था कि इनके जो फंड्स आते हैं शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के, उसके अंदर बदउनवानी की गई है। बल्कि उन्होंने इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया था कि इन फंड्स की वजह से इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और ये फंड्स को इस्तेमाल किया गया है दीगर जो कारोबारी वेंचर्स हैं उसमें सरमायाकारी का। आज इमरान खान साहब की तरफ से ये जो जरा है ख्वाजा आसिफ साहब के वकील ने ये की है, और केस की समाअत की है एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब के वकील थे हैदर रसूल मिर्ज़ा, और यहाँ पर इमरान खान साहब से सवाल जवाब हुए, और इसके अंदर इमरान खान साहब ने इस बात का इतराफ़ कर लिया कि शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में मौसूल होने वाले या वसूल होने वाले या जो फंड रेजिंग की गई थी $3 मिलियन यानी $30 लाख की, वो सरमाया की गई एक निजी हाउसिंग स्कीम के अंदर। इमरान खान साहब ने इस बात का इतराफ़ कर लिया। जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो सरमायाकारी की गई शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे इसकी इजाज़त मांगी, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, मुझसे इजाज़त मांगी गई। सवाल हुआ कि क्या आपसे तहरीरी इजाज़त मांगी गई या ज़ुबानी इजाज़त मांगी गई? इमरान खान साहब का जवाब था मुझे याद नहीं। फिर उनसे सवाल किया गया कि जनाब ये कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी जिसके अंदर जनाब ने $30 लाख की सरमायाकारी की? तो इमरान खान साहब ने कहा जी उस हाउसिंग सोसाइटी का, उस हाउसिंग स्कीम का भी मुझे नाम याद नहीं कि हमने ये पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया था। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो पैसे थे ये जो वहां पर जमा कराए गए, तो ये जो वहां से जो इन्वेस्टमेंट की गई तो उससे जो रिटर्न आया तो उसका क्या किया गया? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जनाब 3 मिलियन जो डॉलर्स थे वो इन्वेस्ट किए गए, और जैसे ही वो सरमायाकारी मैच्योर हुई, ये जो $3 मिलियन थे ये वापस शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करा दिए गए। सवाल हुआ कि जनाब ये जो मुनाफा इसके ऊपर कमाया गया ये किधर गया? याद नहीं। सवाल हुआ कि जिस वक़्त जनाब ये जो डॉलर्स थे ये इन्वेस्ट किए गए, उस वक़्त डॉलर का रेट था 60 रुपए पर डॉलर, 60 रुपए का मिलता था पाकिस्तान के अंदर इंटरबैंक। और जिस वक़्त ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुई और वो पैसे वापस शौकत खानम के अकाउंट में जमा कराए गए, उस वक़्त डॉलर की इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 120 रुपए। तो क्या ये जो फ़र्क है सिर्फ डॉलर रेट का, इस डॉलर रेट के फ़र्क को एडजस्ट किया गया? तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जनाब बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम इस दरख्वास्त ज़मानत, इस मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको मौखर करना चाहते हैं। यह है कानून की हुक्मरानी।
जहां पर पैसे लिए गए लोगों से चंदे के नाम पर कि यहां पर कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, वो पैसे एक निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। प्रॉफिट क्या आया कोई पता नहीं, डॉलर रेट का जो फर्क आया जो तकरीबन 100% बनता है उसका भी कोई पता नहीं। ओरिजिनल पैसे 3 मिलियन डॉलर्स वापस जमा करा दिए जाते हैं अकाउंट में, और बाकी जो पैसा है वो किस जगह पे गया, किसके पेट में गया, मनी लॉन्डर हुआ, कहां गया, इसके बारे में हमें किसी भी तरीके से कुछ भी इल्म नहीं। यह है रूल ऑफ लॉ जिसका इमरान खान साहब दावा करते हैं, और उस रूल ऑफ लॉ की बरतानवी रूल जो जुडिशल और जो उनका जस्टिस सिस्टम है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो भाई पहले आप खुद तो इंसाफ के उस पैमाने पर पूरा उतरो, पहले खुद तो जो आपके सामने चीजें हैं उसका हकीकी जवाब दो। अपने लिए कोई जवाब नहीं, तोशा खाना पूरे का पूरा साफ करके 2 किलो खजूरें हैं वो भी ले गए, मेज पोश आए वो भी ले गए, जैतून का 2 लीटर तेल आया वो भी ले गए। इसमें जो कम से कम चीजें हैं उसके भी कोई वो जो है जवाब सवाल नहीं है। वो जो है 30 करोड़ रुपए की घड़ी और 2 अरब रुपए की ज्वेलरी, ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं ना। वहां पर लॉ मानी नहीं रखता, वहां पर इकदार मानी नहीं रखते, इमरान खान साहब का करैक्टर मानी रखता है जो एक्सपोज होता है बहुत बुरे तरीके से। फिर इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जनाब मेरे खिलाफ जब तहरीके अदम एतमाद पेश की गई गुज़िश्ता बरस फरवरी मार्च के अंदर, तो उस मौके पर यहाँ पर लोटों की मंडी सजाई गई और लोटों को ख़रीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। और ये इमरान खान साहब ये बात कई मरतबा कह चुके हैं। सेनेट के अंदर एक आज़ाद रुकन है जिनका नाम है बिलालुर रहमान साहब। बिलालुर रहमान साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है जी, और इससे के जरिए एक और चीज स्टैब्लिश होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। बिलालुर रहमान साहब का यह कहना है कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो रातों रात KPK के यानी खैबर पख्तूनख्वा के 23 MNAs को 33 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए जाते हैं रातों रात, और मंसूबे शुरू होने से पहले ही यानी पैसे जारी कर दिए गए। और उसके बाद जो ऑफिशियल तरीकाकार होता है, अखबार में इश्तिहार छपता है, टेंडर होता है, टेंडर की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद बिडिंग होती है, और उसके बाद टेंडर अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। फिर टेंडर जब अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना ज़र ज़मानत जमा कराता है, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, फिर उसको कुछ पार्शियल पेमेंट की जाती है, वो काम का आगाज़ करता है, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट मिलती चली जाती है। और जब वो जो काम है मंसूबा है वो मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जाके महकमा खजाना में जमा कराता है और महकमा खजाना उसकी बाकी मानदा रकम भी उसको अदा कर देता है। और जो उसने डिपॉजिट का चेक जमा कराया होता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर मैं मुकर्ररा टाइम के दौरान ये मंसूबा मुकम्मल नहीं करूंगा तो ये मेरा ज़र ज़मानत है, आप इसको जब्त कर देते हैं। होता क्या है यहां पर कि रातों रात पैसे जारी कर दिए जाते हैं, पैसे महकमा खजाना को मौसूल भी हो जाते हैं, रातों रात टेंडर भी जारी कर दिए जाते हैं, और टेंडर जारी करने के बाद मंजूर नज़र कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए जाते हैं। न सिर्फ वर्क ऑर्डर जारी किए जाते हैं बल्कि उनको 100% पेमेंट भी कर दी जाती रातों रात, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी तरफ से जो डिपॉजिट जमा कराया जाता है जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, उसके लिए जो चेक जमा कराए जाते हैं वो चेक भी तमाम के तमाम बोगस निकलते हैं। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट मोमंद, डिस्ट्रिक्ट बाजौर और KPK के दीगर अजला, वहाँ पर ये अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ होती हैं। अच्छा, उसके लिए एक मिसाल दी है बिलालुर रहमान साहब ने। वो ये कहते हैं कि PWD जो डिपार्टमेंट है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी तरफ से 48 करोड़ रुपए का एक टेंडर खोला गया। एक दिन के बाद उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, फंड्स भी रिलीज कर दिए गए, और इन लोगों ने इन लोगों के पास यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पास 30 मार्च को फंड्स आए, 3 अप्रैल को फंड्स जारी हुए, और 26 लाख फुट का जो पाइप है वो एक ही दिन में डाल दिया गया। एक ही दिन में 26 लाख फुट का पाइप डाला गया। और वो जो पाइप जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो जो पाइप का नाम या साइज या उसका म्यार है उसका बताया गया है PN16।
ये PN16 टाइप का पाइप डाला जाना था। ये 26 लाख फुट का ये PN16 का जो पाइप है ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, बनता ही नहीं है, इंपोर्ट किया जाता है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि रातों रात 26 लाख फुट का जो पाइप है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट भी होता है और रातों रात वो पाइप इंस्टॉल भी कर दिया जाता है और जो 2 अरब रुपए का जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हासिल कर लिया जाता है बड़े आराम के साथ। फिर ये जो PAC है यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके जो मौजूदा चेयरमैन है नूर आलम खान साहब, नूर आलम खान साहब के पास जब ये मामला जाता है तो नूर आलम खान साहब इस केस को और इसमें होने वाली बेज़ाब्तगियों को देखते हुए नैब को ऑर्डर करते हैं कि जनाब इस मंसूबे की इंक्वायरी की जाए। जब इस मंसूबे की इंक्वायरी का आगाज़ होता है तो इस बात का इंकशाफ होता है कि नैब के एक आला तरीन अफसर हैं, उनके एक साहबजादे हैं जिनका नाम है मुआज और वो एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है अहमद एंड को। ठीक है जी, अहमद एंड को ये सारे का सारा चीज़ उनके अकाउंट में चली जाती है, 2 अरब रुपए उनके अकाउंट में आते हैं। और जब इस बात का इंकशाफ होता है कि जनाब नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुक्म के ऊपर इस मामले पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है तो फिर ये मुआज साहब के यानी अहमद एंड को के अकाउंट से 1 अरब 26 करोड़ रुपए विड्रॉ किए जाते हैं, निकलवा लिए जाते हैं और 68 करोड़ रुपए को नैब फ्रीज कर देता है। ठीक है जी, और ये जो कहानी है ये अभी बहुत सारी परतों में खुलनी है और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो नेशनल असेंबली में वापस आकर 3 ओहदे मांग रहे थे यानी अपोजिशन लीडर का, पार्लिमानी लीडर का और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मांगने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस तरह की दीगर इंक्वायरीज नूर आलम खान साहब की तरफ से मार्क की जा चुकी हैं मुख्तलिफ महकमों को इंक्वायरी के लिए और इन इंक्वायरीज को रुकवाया जा सके। ये है सर रियासत मदीना, ये है सर रियासत मदीना के जो लोग हैं उनकी असल शक्ल। ये है वो जो म्यार है इखलाकी जिसका दावा करते हैं मिस्टर नीट एंड क्लीन का, ये है वो। और आपको पता है कि ये जो फंड्स जिन MNAs को जारी किए गए उनमें से सरकर्दा नाम, चौंधे नाम कौन कौन से हैं? उसमें नाम है परवेज़ खटक का, उसमें नाम है असद कैसर का, उसमें नाम है मुराद सईद का। ठीक है जी, इस हमाम के अंदर 28 MNAs हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने साफ नंगे चिट्टे खिलोते हैं। ठीक है जी, और हम ये ट्वीटें करते हैं कि जनाब जो है आप मयार देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो एक भारतीय शहरी भी हैं, ऋषि सोनक उनका नाम है, सीट बेल्ट ना लगाने पर उनको जुर्माना होता है। और देखें कानून की कितनी आला मिसाल, कानून की हुक्मरानी की कितनी आला मिसाल कायम की गई है। अपने यहाँ पर आप देखें कि आपने कानून की हुक्मरानी की कौन सी आला मिसाल कायम की। आपके खिलाफ केसेस आते हैं, आप अदालतों के पीछे छुप जाते हैं। आपके खिलाफ केसेस आते हैं, आप उस पर यह बयान बनाते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपके खिलाफ केसेस आते हैं तो आप इस बात का जवाब तलाश करते हैं कि मैंने एक घड़ी बेची, क्या हो गया? घड़ी बेच के मैंने सड़क बना दी, इससे क्या फर्क पड़ गया? मैंने को पैसे खाए हैं, मैंने को पैसे बैरून मुल्क भेजे हैं। सवाल होता है कि जनाब शौकत खानम के लिए हॉस्पिटल के लिए पैसे आते हैं और वो पैसों में से $3 मिलियन 30 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में तो होगी ना। अगर लॉस है तो वो बुक्स में आना चाहिए और अगर प्रॉफिट है वो बुक्स में आना चाहिए। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि 10 साल के लिए पैसे जमा करा दिए, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करा दिए और जब वो हाउसिंग प्रोजेक्ट मैच्योर हुआ तो वही $3 मिलियन वापस जमा करा दिए। प्रॉफिट का पूछा तो जनाब मुझे नहीं पता किधर गए प्रॉफिट। ये पूछा कि जनाब ये डॉलर वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क आया, ये फ़र्क आपने कैसे पूरा किया? मुझे नहीं पता कैसे पूरा हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है जनाब। मैं मिस्टर क्लीन, मुझसे सवाल पूछते हैं आप, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब अगर इस तरीके से रूल ऑफ लॉ को कायम करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि खुद इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो खुद रूल ऑफ लॉ के लिए रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हैं तो फिर उनको खुद अपने सामने अपने लिए ये मिसाल बनाना होगी, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे।
کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں انہوں نے جو ایک امیج بنایا ہوا ہے عام لوگوں کے سامنے، یہ جو ہمارے کی بورڈ وارئرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے سامنے جو انہوں نے اپنا ایک امپریشن بنایا ہوا، وہ امپریشن ختم ہو جائے گا۔ وہ امپریشن جب ختم ہو جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور اسی امپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اس جھوٹ سے سیاسی مائلیج حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ جھوٹ بولنے میں کسی بھی طریقے سے کوئی آر نہیں ہے۔ بات وہی ہے جناب کہ آپ کا جو اپنا ہے، جو آپ کی چھتر چھایا کے نیچے ہے، وہ پاک صاف ہے، اور جو آپ کی چھتر چھایا میں نہیں ہے وہ چور بھی ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، وہ ڈاکو بھی ہے، وہ لٹیرا بھی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ عمران خان صاحب کی زبان سے یہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ یہ چور ہے، پھر وہ پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا یہ ثابت کر دے کہ نہیں جناب یہ بے قصور ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ چور ہے تو پھر وہ چور ہی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے کہا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔